अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान 134 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान से हार कुछ देर के लिए रोक दी है। टाली नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि 120-21 रन पाकिस्तान शायद ना बना पाए। आखिरी दिन के खेल ने इस 10 दिन के टूर में कई क्रिकेटर्स के लिए 6 माह से 1 साल तक के लिए मजीद टेस्ट क्रिकेट में रहने की वजह बना दी है। वैसे मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि एक दो सीरीज हार जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ये पूरा टूर सौशकील ने सिर्फ 29 रन बनाए हैं, बट मेरा मानना है कि ओवरऑल ही इज ए गुड टेस्ट क्रिकेटर। इस टूर में रन नहीं बने तो कोई बात नहीं है। ओवरऑल आप अपनी टीम के साथ छेड़खानी कम रखें तो ज्यादा बेहतर बात होती है, क्योंकि अब तक ये 16वां मैच है शान मसूद की कप्तानी में और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच एक ही स्क्वाड के साथ खेले हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और बस वही 2 मैच पाकिस्तान लगातार जीता है। उनकी कप्तानी में अब तक पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच जीता है और लगातार 2 मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीता था, जहां पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं की थी। अब सोचिए कि अदरवाइज 16 टेस्ट मैचेस जो शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने खेले हैं, हर मैच में चेंज हुआ है सिवाय उन 2 मैचेस के जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे। 5 कोचेस बदले हैं। मोहम्मद हफीज से मामला शुरू हुआ था, जैसिम गिलेस्पी आए, फिर आकिब जवेद भी आए, फिर अजहर महमूद आए और अब सरफराज अहमद पाकिस्तान के हेड कोच हैं। और सबके सब इंटरम थे सिवाय जैसन गिलेस्पी के। बाय द वे, मोहम्मद हफीज भी इंटरम थे, तब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। चूंकि उनका अपना टाइम पीरियड उस तरह से नहीं था, इसलिए मोहम्मद हफीज भी इंटरम के तौर पर ही आए थे। सो पाकिस्तान में सब इंटरम चल रहा है, इसलिए इंटरम स्टे किया मोहम्मद हफीज और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने, और थोड़ी सी मैच में सनसनी डाली है। अभी शायद कुछ उम्मीद लोगों ने बना रखी हो, बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान से मैच बहुत दूर है, कोसों दूर है, जितना यहां से सिलहट दूर है इतना ही दूर है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के लिए ये मैच में कहीं पर कोई जान है। 5वें दिन मैच चला गया, हमारी यही जीत है कि एटलीस्ट थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। बट इस पार्टनरशिप को देखकर मुझे ये जरूर लग रहा है कि ऊपर से अगर थोड़ा जो पिच थी, होते ना बाजों का रिकॉर्ड इतना कभी किसी ने चेज नहीं किया, बट इस पिच को देखकर लगता है कि थोड़ी बेहतर टीम हो तो 100% चेज की तरफ जाती। 2 दिन बाकी थे, 425 रन बनाने थे, जिस पिच में कुछ नहीं है। हाँ, नया बॉल के साथ थोड़ी हरकत जरूर दिखाई देती है, बाकी कुछ खास है नहीं। अगर हमारे टॉप बैट्समैन भी थोड़ा कुछ दिखाते तो मैच में मजीद जान डल सकती थी। ये उम्मीद भी हमें सिर्फ 134 रन की पार्टनरशिप देखने के बाद मिली। आप सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में हमने 200 रन देखे हैं, 150 200 रन अच्छे बैटर्स बनाते हैं, मगर हमारे 2 बड़े बैट्समैन के दरमियान 134 रन की पार्टनरशिप से हमें उम्मीद बन पाई कि यार ऊपर से कुछ बेहतर होता तो मामला चल जाता। अगरचे शान मसूद ने 50 रन की 71 रन की इनिंग खेली, बाबर आजम बेहतर खेले, उन्होंने पहली इनिंग भी बेहतर खेल दी थी। ऑल टुगेदर अभी तक 2 ही इनिंग वो खेल पाए, थोड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, पीएसएल से भी रन करके आ रहे थे। मगर मेरा मानना है कि मुझे 71 50 या ये इनिंग नहीं चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। हमें वो इनिंग आउट करनी है जिस इनिंग से पाकिस्तान मैच जीता हो। मैच में मजा आया, थोड़ा सा थ्रिल डाल दिया, थोड़ी सी सनसनी डाल गई, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हारे हैं कोई माने नहीं रखता। हाँ, ये मानी जरूर रखता है कि 2-4 खिलाड़ी जिनके ऊपर बातचीत हो रही थी उनको ड्रॉप करने की, वो 6 माह साल मजीद पाकिस्तान टेस्ट टीम में खेल पाएंगे इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। आल्दो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान लगातार बाहर हारता आ रहा है शान मसूद की कप्तानी में। अभी तक पाकिस्तान घर से बाहर कोई नहीं जीत पाया है। और बहुत से लोग ये बात करेंगे कि शान मसूद की कप्तानी को छेड़ दिया जाए। ये बात ये नहीं है कि पाकिस्तान कल क्या होता है, नो वन नोस, बट मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पास जीत के रास्ते बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। मेरा मानना यूं है। बट पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर हार भी जाता है, मैं फिर भी टेस्ट टीम में चेंज की बात नहीं करता, मैं फिर भी कप्तान की चेंज की बात नहीं करता। बहुत से लोग, मैं आज काफ़ी दोस्तों के साथ गपशप रही, बहुत से लोग समझते हैं कि शान मसूद की कप्तानी बहुत फजूल है। मेरा मानना है, मैं नहीं कह रहा कि वो कोई एम एस धोनी या रिकी पॉन्टिंग है, बट मेरा मानना है आपके पास जितने भी फॉर्मेट के कप्तान हैं, सब के सब आपको ऐसे ही लगते हैं। वो चाहे शहीन शाह अफरीदी थे, मतलब हैं वनडे के, चाहे सलमान अली आगा, नो वन नोस के वो हैं या नहीं है, या शान मसूद हैं, या बाबर आजम बने, या मोहम्मद रिजवान बने, सबकी कप्तानी छूटी है। असल मामला सिलेक्शन का है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 15 टेस्ट क्रिकेटर्स को डेब्यू करवाया, सिर्फ एक क्रिकेटर लगातार खेल रहा है, वो सौशकील है। अनफॉर्चुनेटली सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाए, बट आप सोच लिए 15 डेब्यू हुए 4 बरसों के अंदर, और एक खिलाड़ी भी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि तनासब सिर्फ 4 जीते हैं, 16वां टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में खेल रहा है और ये हार सकता है, 12 हार हो जाएंगी, 4 सिर्फ जीत मिली है शान मसूद की कप्तानी में,
तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि बाकी कप्तान जो वनडे या टी20 के हैं, उनकी भी आप ये वाली प्रोपोर्शन निकाल के देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं होगी। बस फ़र्क ये है कि रेड बॉल में सब टीमें अपने धांसू खिलाड़ी खिला लेती हैं, वाइट बॉल में वो नहीं खिलाती हैं। मिसाल के तौर पर हमने टी20 की शायद आप परसेंटेज निकालेंगे सलमान अली आगा की बायलैटरल सीरीज में तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, बट आप एशिया कप या वर्ल्ड कप में निकालेंगे तो बहुत बुरी मिलेगी, क्योंकि सब टीमें अपने मेन कोर स्ट्रेंथ के साथ आती हैं। सेम इज द केस विद वनडे, वहां पर भी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी बिल्कुल ABC लेवल, और अनाउंस हो चुकी हुई है जो टीम उनकी आ रही है। कदरे बेहतर टीम जरूर है, स्टार क्रिकेटर्स उसमें नहीं है, सो उसमें रिजल्ट हमारे हक में भी हो सकता है, खुदा ना खासा खिलाफ भी हो सकता है। बट टेस्ट में जब भी ऑस्ट्रेलिया आई, यहाँ पर पैट कमिंस भी आए थे, हेजलवुड भी थे, मिचेल स्टार्क भी थे, पूरी स्टार स्टडी टीम है। सो इस तरह का तुलना मुझे लगता है कि कप्तानी को लेकर या खिलाड़ी को लेकर शायद कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर आप अब तक की परफॉर्मेंसेस को देखें, पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा के ऊपर बहुत जोर दिया गया, मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत बात की गई, शान मसूद की बैटिंग के ऊपर, कप्तानी के ऊपर नहीं, बैटिंग पर बहुत बात की, बट एट द एंड ऑफ द फोर्थ डे ऑफ सेकंड टेस्ट में या लास्ट टेस्ट मैच, अभी तक हम देखें तो सलमान अली आ गए हैं जो टॉप के ऊपर हैं, जिनके सबसे ज्यादा रन है पाकिस्तान की तरफ से। बट ओवरऑल अगर आप बॉलिंग में और बैटिंग दोनों का मुआवजा करें तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों का पलड़ा पाकिस्तान की निस्बत बहुत भारी है। टॉप जो विकेट टेकर हैं वो भी ताजुल इस्लाम और नहीद राना बन रहे हैं। टॉप स्कोरर की अगर आप बात करें, मुशफिक रहीम है, 2 मैचेस में 253 रन हैं, 63 की एवरेज है। लिटन दास ने 2 मैचेस में 239 रन किए हैं, 59 की एवरेज है। लिटन दास से मुझे याद आ गया, उनकी और रिजवान के बीच में कटमिट भी हुई। रिजवान को सामने जो स्क्रीन थी उससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मूवमेंट हो रही थी, और लिटन दास उनको थोड़ा तंग कर रहे, आवाज़ें कस रहे थे। वो पहले भी वैसे आवाज़ें कसते रहे हैं पिछली इनिंग के अंदर भी मोहम्मद रिजवान के ऊपर, बट यहाँ पे चूंकि क्लियर कम्युनिकेशन नजर आई, एट द एंड ऑफ दैट आर्गुमेंट मोहम्मद रिजवान ने कहा, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। और फिर उन्होंने उससे पहले भी मोहम्मद रिजवान ने लिटन दास को बोला कि आपका तो बनता ही नहीं है बात करना, अंपायर का बनता है, मेरा बनता है, आप कौन हो बीच में आके बात डाल रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं उधर देख रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। लिटन दास ने कहा कि आप उधर क्यों देख रहे हो, मैच जहाँ पे हो रहा है आप यहाँ पे देखें। वो सामने स्क्रीन पे कुछ प्लेयर्स को इशू होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यूनुस खान को अबू धाबी स्टेडियम में खेलते हुए इशू होता था, हालांकि बहुत ऊपर टॉप के ऊपर वो लाइटें लगी हुई थी, मगर मोहम्मद यूनुस खान प्रॉब्लम होता था उनको जब फ्लड लाइट्स में वो मैच खेल रहे थे। कुछ क्रिकेटर्स को होता है, सामने शायद इतना नहीं होता, इर्द गिर्द में कोई मूवमेंट हो तो उनको होता है। बल्कि उस दौरान में कमेंटेटर ने भी कहा कि जो स्पेक्टेटर बैठे हैं उनको एहतराम करना चाहिए कि आप सामने हैं तो आपको मूवमेंट नहीं करनी, क्योंकि बैट्समैन इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जो कि मोहम्मद रिजवान हुए भी हैं, और ये वाला मामला भी इसके अंदर हुआ। तो कमिंग बैक टू हाई स्कोरर, शांतो तीसरे नंबर के ऊपर हैं, 232 रन के हैं, 58 की एवरेज के साथ वो मौजूद हैं। मोमिनुल हक ने 199 किए हैं बांग्लादेश की तरफ से, मगर उससे ज़्यादा इनके रन हैं सलमान अली आगा के, उन्होंने बेहतर पाकिस्तान की तरफ से रन किए हैं। बाबर आजम ने 115 रन किए हैं एक मैच की 2 इनिंग्स के अंदर। सलमान अली आगा ने 201 रन किए, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर फिल वक्त वो हैं। अजान अवैस ने 2 मैचेस में 152 रन किए, 38 की इनिंग्स से उसमें 100 भी शामिल है। अब्दुल्ला फजल ने 141 रन किए हैं 35 की एवरेज से। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस के बारे में कहूँगा, खासकर अजान अवैस के बारे में, उन्होंने पहली इनिंग बड़ी शानदार खेली, फिर तीनों में ज़्यादा रंग जमा नहीं पाए, गरचे छोटी इनिंग में थोड़ा सा उनका तड़का जरूर नजर आया। मैं अभी भी कहता हूँ कि वो बड़े प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, बट ये चीज़ सीखनी है उनको कि एक इनिंग में आपने रन कर दिए, फिर भूख खत्म नहीं होनी चाहिए, आगे 3 इनिंग्स आपको और मिली, एटलीस्ट उसमें एक 50 बनती है। अब्दुल्ला फजल ने पहले दोनों इनिंग में 50 की, उसके बाद दोनों इनिंग्स में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए। खैर, मैं इन दोनों पे तनकीद नहीं करना चाह रहा, बट मेरा मानना है कि कम से कम ये रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी ज़रूर चाहिए कि आपने पहली इनिंग में 100 किया, अगले 3 इनिंग में कुछ नहीं किया। सो ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हमारे बहुत से यंगस्टर्स का पहले भी आता रहा है, फिर दोबारा वो सीन में नज़र भी नहीं आया, और इसी चीज़ से डर लगता है कि कहीं खुदा ना खास्ता इनकी स्टोरी वो वाली ना हो जाए। सो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए उम्मीद कम, दुआएं आप समझिए कि ज़्यादा हो सकती तो हो लें, अदरवाइज दूसरी इनिंग में 316 पर 7 आउट हैं, 121 रन पाकिस्तान को चाहिए। मोहम्मद रिजवान और साजिद जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं वो इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद ज़रूर हैं। आगे अब्बास रहते हैं, खुरम शहजाद रहते हैं, कोई मौजा हुआ तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास चांस है। मैं बहुत हॉट फेवरेट कहूँगा बांग्लादेश को कि वो ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं, बट थोड़ी सनसनी हुई और मैच 5वें दिन में जा सकता था, इसकी चीज़ की उम्मीद बहुत कम थी, जो सलमान आगा और रिजवान की अच्छी बल्लेबाजी ने पहुंचा दिया। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।